आशंका रहती है। इसके अलावा पशुओं में गलघोटू और लंगड़ी बुखार भी इस मौसम में हो सकता है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार ने पशुओं में खुरपका, मुंहपका व ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गाय, भैंस, बकरी और सुअर में खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के बचाव के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। रोग होने से पशुओं में दूध देने की क्षमता भी घट जाती है। रोगों से बचाव के लिए समय समय पर डॉक्टर से पशुओं की जांच करवाते रहें। पशुओं को सेहतमंद रखने के लिए उन्हें समय समय पर टीके लगवाते रहें। पशुओं के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। नए खरीदे गए पशुओं को लगभग 1 महीने तक अलग रखकर उनका निरीक्षण करें। इस दौरान अगर पशु सेहतमंद दिखाई दे और उन्हें टीका ना लगा हो तो टीकाकरण जरूर कराएं। साथ ही पशुओं को संतुलित भोजन भी दें। तो जाना आपने किस तरीके से उचित प्रबंधन अपनाकर आप पशु की देखभाल कर सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर वी के सिंह का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, जानना चाहेंगे आपसे, मुर्गी पालन की जब हम बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण है एक किसान के लिए जब हम कहते हैं कि आमदनी को हमें दोगुना करना है और कृषि से जुड़े जो तमाम घटक हैं इसके बारे में अब हमें सोचना होगा, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मुर्गी पालन की अगर खास तौर से बात करें, ये कितना महत्वपूर्ण उस नजरिए से? जी बिल्कुल जी, मुर्गी पालन का व्यापार अपने आप में जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर जो हमारे छोटे जो किसान होते हैं, सीमांत किसान भाई हैं, जिनके पास पूंजी और धन का अभाव होता है, उतनी पर्याप्त मात्रा में उनके पास पैसा नहीं होता है, तो ऐसे विशेषकर ऐसे कृषकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि मुर्गी पालन के लिए 3-4 तरह से मुर्गी पालन का व्यापार कर सकते हैं। बहुत ही जो छोटे किसान हैं या भूमिहीन कृषक हैं, वो अपने घर में 20, 25, 30, 50 मुर्गियां तक रख के उनको पाल सकते हैं। जी, उनको पालने के बाद में उसका अंडा बेचकर वो पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ ये है कि कुछ अपना जो उनका डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो अपने घर में भी खाकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनके बच्चों में और उनके खुद के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या कुपोषण की समस्या वो भी किसी हद तक दूर हो जाती है। जी, बिल्कुल। हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ा एक इशू आज के समय पे है। जी, इसके साथ साथ इसके साथ साथ में यह है कि अगर व्यवसाय के तौर पे अगर जाना है तो उसमें आप छोटे स्तर पर ब्रॉयलर फार्मिंग का काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेयर फार्मिंग का, लेयर मीन्स जो अंडा देने वाली मुर्गियों को पालन को हम लोग लेयर फार्मिंग बोलते हैं, और जो मुर्गियों का पालन हम लोग जो है मांस उत्पादन के लिए करते हैं उनको हम लोग ब्रॉयलर फार्मिंग कहते हैं। जी, ठीक है ना जी। अब तो दूसरी बात ये आती है कि कितना इसमें पैसा चाहिएगा, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप कितना बड़ा फार्म का साइज या कितना बड़ा व्यापार आप करना चाह रहे हैं। यानी सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो साफ होना चाहिए कि मुर्गी पालन हम मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं या अंडा उत्पादन के लिए। उसके बाद आप क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विस्तार से डॉक्टर सिंह आपसे आगे हम जानकारी लेंगे, लेकिन आइए यहाँ नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। जी, देश में काफी संख्या में लोग मुर्गी पालन के काम से जुड़े हैं। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो यह एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वह जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वह बहुत सारी बीमारियों से भी बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें।
मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। ठंड के समय बड़े पीले बल्ब लगाएं जिससे मुर्गियों को उचित मात्रा में गर्मी मिल सके। रात के समय बल्ब जलाकर रखें जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वह डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। तो जाना आपने सफलतापूर्वक अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो किन किन सावधानियों को आपको अपनाना होगा और एक उचित प्रबंधन अपनाकर आप इसको अच्छे ढंग से कर सकेंगे। साथ ही यहाँ डॉक्टर अशोक आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि एक वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा पशुपालकों को, लेकिन इस दौरान भी हमने देखा हमारे केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत है वो किसानों को दी गई, पशुपालकों को दी गई और टीकाकरण की जो सुविधा है इस दौरान भी चलती रही। लेकिन किसी और कारण से या कोरोना की वजह से ही जो पशुपालक घर से नहीं निकले अपने पशु को लेकर, क्या उनके लिए ज़रूरी है कि अब समय है अभी भी वो टीका लगवा सकते हैं अपने पशु को? जी, जो दो बीमारियों का जो मैंने जिक्र किया, एक खुरपका मुंहपका और एक गलघोटू, इन दोनों का टीका जो है अगर पहले किसी वजह से नहीं लगवा पाए हैं किसान, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि अभी फिर से लगवा लें। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो खुरपका मुंहपका का टीका है इसे वर्ष में 6 महीने के अंतराल पर 2 बार अवश्य लगाएं। और उसी के लिए जो भारत सरकार ने इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया है, हमारा उद्देश्य ये है कि किसान का एक भी पशु, किसी भी किसान का देश के किसी भी कोने में खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित ना रहे, यानी एफएमडी मुक्त हम मान सकते हैं। जी, हम एफएमडी मुक्त भारत की बात करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे पशु पूरी तरीके से निरोगी रहेंगे तो जाहिर तौर पर आमदनी में आपकी इजाफा हो सकेगा, लेकिन सजगता आपकी पूरी रहनी चाहिए, जागरूक आपको रहना होगा और ज़रा से भी अगर आपको लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क करें। साथ ही यहाँ डॉक्टर डी के सिंह आपसे कुछ जानकारी हम लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, स्वागत आपका हेलो किसान में। शिवाजी जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम कर दें तो आपको बेहतर ढंग से हम सुन पाएंगे। हाँ सर, मुझे मुर्गी पालन के बारे में जानना है। जी, क्या जानना चाह रहे हैं बताइए। सर मैं बाहर से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे नया बिजनेस करना है, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं? मैं नया बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या उसमें सक्सेस हो सकता हूँ सर? चलिए बिल्कुल। डॉक्टर डी के सिंह महाराष्ट्र से शिवाजी हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कि वो मुर्गी पालन करना चाहते हैं और कितनी सफलता इसमें इनको मिल सकती है, कैसे ये अपने मुनाफे को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। जी देखिए शिवाजी जी, आप मुर्गी पालन का बिजनेस करना चाह रहे हैं और पूछ रहे हैं उसमें कि कितनी सफलता का के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, किसी एक बात पे सफलता वो निर्भर नहीं करती है। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मुर्गी पालन का अगर काम करना चाह रहे हैं तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप उसमें मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है अंडा उत्पादन के लिए। जी, व्यवसाय के तौर पर मेनली 2 ही प्रकार से हम ये क्या नाम जो है मुर्गी पालन का काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस सब के लिए आपको उनका आवास बनाना पड़ेगा मुर्गियों के, और जो लेयर पालन का काम है, जो अंडा उत्पादन वाली मुर्गी के अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो पिंजड़ों में उनको पाला जाएगा। जी, इसके अलावा अगर आप मांस उत्पादन वाली मुर्गी को पालना चाह रहे हैं तो उनको आपको जो है फ्लोर सिस्टम पे, जैसे हम डीप लिटर सिस्टम या बिछाली पद्धति बोलते हैं, उसमें उसको पाला जाएगा। जी, रही बात इसके मुनाफे की, मुनाफा का ये मामला इसमें ऐसा है कि अगर आपका जो प्रॉफिट है वो रिकरिंग कॉस्ट पे, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, उनका लगभग 25 से 30% वेरी करता है।
ठीक है ना। जी। अगर सपोज ये दोनों ही उनका सिनेरियो लगभग सेम है। बहुत कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि आपका फार्म किस लोकेशन में है, कहां पर एस्टेब्लिश है, शहर में है कि गांव देहात में है। शहर में कई बार चीजों के रेट अच्छे मिलते हैं और कभी कभी समय का भी फर्क होता है, किस समय पर आपकी फसल या आपका जी। एक अंडा उत्पादन हो रहा है या आपका जो बिल्कुल, ये काफी किस तरह से महत्वपूर्ण कि हम ना सिर्फ अपना उद्देश्य साफ रखें बल्कि इसके साथ साथ जो बाजार मांग है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन डॉक्टर सिंह, अगर देखा जाए ना सिर्फ बाजार मांग, क्या इसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं जो प्रशिक्षण है वो जरूर लें? हाँ, डेफिनेटली। अगर मान लिया आप बिना प्रशिक्षण के इस काम में अगर आगे आएंगे तो बहुत कुछ संभावना इस बात की होती है कि आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितना आप उम्मीद करते हैं। जी। तो मेरा सुझाव इसमें ये रहेगा कि अगर आप इसमें इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहीं पर एक अच्छा सा प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। जितने भी गवर्नमेंट के संस्थान हैं, जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो लगभग सभी के यहाँ। इसके अलावा आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज हैं, जैसे आरसीटी वगैरह का ऑफिस है, तो यहाँ पर सब जगह आपको मुर्गी पालन से संबंधित प्रशिक्षण जो है वो दिए जाएंगे। आप प्रशिक्षण लेने के उपरांत ही इसमें आगे बढ़े, ये मेरा सुझाव है। जी। अन्यथा की स्थिति में यह है कि आपको इसमें नुकसान होने की संभावना रहेगी, क्योंकि टेक्निकली चीजों का आपको आइडिया नहीं होगा, कहाँ से उसके बच्चे मिलेंगे, कौन सी नस्ल के बच्चे अच्छे होते हैं, जी। इनका दाना कौन सा होता है, किस उम्र पर कितना दाना खिलाना चाहिए, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे आप इनको पहचानेंगे कि कौन सी बीमारी है, उसका क्या निदान होगा। यानी ये सारी जानकारी हमें ट्रेनिंग के दौरान मिल सकती है, इसलिए जरूरी कि आप प्रशिक्षण लें और इस क्षेत्र में आगे बढ़कर सफलता हासिल कर सकें। हाँ, और ये अच्छा बिजनेस है। महाराष्ट्र को जैसे मैं देखता हूँ कि महाराष्ट्र तो अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट स्टेट है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के मामले में, और बहुत वहां पर अपार संभावनाएं हैं इस उद्योग की। तो मेरा विचार है और मेरा सुझाव है कि आप इसमें निडर होकर और निर्भीक होकर और पूरी अपने मनोयोग के साथ में इस काम में आगे बढ़िए और ईश्वर आपको सफलता देंगे। चलिए, बिल्कुल। साथ ही यहाँ डॉक्टर अशोक, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि जो पशु आहार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हमारे पशु की सेहत के लिए। इस बारे में विस्तार से आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर। जी। हाँ सर, नमस्कार जी रामशंकर जी, नमस्कार। हाँ, सुन पा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था सर कि बारिश के दिनों में पशुओं में लंगड़ा बुखार होता है। जी। हाँ। जी सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, लंगड़ा बुखार होता है, तो इसकी रोकथाम कैसे की जाए? चलिए, बिल्कुल डॉक्टर अशोक, लंगड़ा बुखार की रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो स्वच्छता बहुत जरूरी है। बरसात में जो है, अगर आप देखेंगे स्वच्छता अगर नहीं है और तो इसका जो वो है ये रोग फैल सकता है। तो स्वच्छता रखें। और जो लंगड़ा बुखार है उसमें थोड़ा बुखार आता है 3-4 दिन, इसीलिए उसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। और पैर से भी पशु लंगड़ा के चलता है। तो कभी भी कोई भी पशु जब भी बीमार होता है उस पशु को हमेशा दूसरे पशुओं से अलग कर देना चाहिए। ये लंगड़ा बुखार के लिए नहीं, ये सब उसके लिए है। कोई भी रोग बीमारी हो तो। अगर आपको लगता है आपका कोई पशु किसी भी रोग से ग्रस्त होने की जरा सी भी शंका आपको लगती है जी। तो सर्वप्रथम आप उसको अलग कर दें। और जो उनको चारा पानी कर रहा है या उनका साफ सफाई का जो भी ध्यान रख रहा है वो पहले जो है जो स्वस्थ पशु हैं उनका ध्यान रखे जी। और उसके बाद ही रोगी पशु के पास आए। ऐसा ना करे कि पहले रोगी पशु के पास चला गया और फिर अगर वो स्वस्थ पशु के पास जाता है तो हमारे दूसरे पशु भी आपके उससे उस रोग से प्रभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा और कैसे किन बातों का ख्याल रखें, किस तरह की देखभाल करके आप पशुपालन क्षेत्र से अच्छी आमदनी ले सकते हैं और मुर्गी पालन में और क्या कुछ संभावना है, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशु की देखभाल और मुर्गी पालन को लेकर। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल हमारे साथ मुश्ताक जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत मुश्ताक जी आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? देवास मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। मुश्ताक जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी सर। जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सर, मेरा सवाल है कि मुझे मुर्गी पालन करना है तो ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी और क्या ये फ्री मिलती है या इसमें पैसे लगते हैं? चलिए, बिल्कुल। देवास से आप बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर डीके सिंह, मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़े हैं देवास मध्य प्रदेश से। और जैसा आपने कहा कि जो ट्रेनिंग है ज़रूरी है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं देवास में ये है, इनको कहाँ से प्रशिक्षण मिल सकता है और क्या वो निःशुल्क रहता है? जी मुश्ताक जी, मैंने अभी भी पहले भी बोला था ये चीज कि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, वेटनरी कॉलेजेस हैं, वेटनरी यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद देवास में भी जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, तो वहां पर भी कोई ना कोई एनिमल साइंटिस्ट होंगे, वहां ट्रेनिंग मिलेगी। आरसेटी का ऑफिस वहां हर जिले में होता है, तो देवास डिस्ट्रिक्ट है तो जाहिर सी बात है वहां पर भी होगा। तो आप कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर आप अपने मध्य प्रदेश में, देवास के आसपास में जबलपुर यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो और ये निःशुल्क होता है। इसमें कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भी कोई इस तरह का शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता। इवन कई बार यह है कि एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, बोर्डिंग लॉजिंग खाने पीने की सारी व्यवस्था रहती है जी। तो इसलिए जो है इसमें आप कहीं पर भी ये इस तरह का जो भी आसपास में आपके कृषि विज्ञान केंद्र हो, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, कृषि विश्वविद्यालय, वेटनरी कॉलेज हो, वेटनरी यूनिवर्सिटी हो या आरसेटी का दफ्तर में जाके आप जो है वहां से ये प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हो। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए जो डॉक्टर सिंह हमें यहाँ दे रहे थे। साथ ही डॉक्टर अशोक, आपसे भी हम जानकारी लेना चाह रहे थे कि जो पशु का आहार है वो कितना महत्वपूर्ण रहता है उसकी सेहत के लिहाज से। देखिए, ये तो बहुत ही मुख्य बात है कि पशुओं का जो आहार है वो अगर संतुलित नहीं है तो पशु की जो उत्पादक क्षमता है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगी जी। तो अगर किसान जो हैं पशुओं से लाभ लेना चाहते हैं तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार जैसे अभी बरसात, मतलब संतुलित आहार का मतलब है कि हर चीज संतुलित हो जी। ये नहीं कि सिर्फ ज्वार बाजरा मक्का हरा चारा ही हम दे रहे हैं, अगर कि सूखे चारे का भी मिश्रण इसमें करना होगा। अगर हरा चारा, जैसे बरसात में हरा चारा बहुत उपलब्ध होता है, अगर आप खाली हरा चारा खिला देंगे तो कभी कभी ये भी होता है कि कुछ चारे ऐसे होते हैं कि उनके खाने के बाद जो है पशुओं का पेट फूल जाता है, टिम्पेनी उसको बोलते हैं, और उसमें इतना पेट भी कई बार फूल जाता है कि उस पर दिल पे दबाव आके पशु की मृत्यु भी हो सकती है जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके इलाज हैं, ऐसे उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें जो है अगर उसमें थोड़ा सूखा भी मिलाएंगे, फिर हम जहाँ पे रह रहे हैं एक बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर का एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक मापदंड तय किए हैं कि देश के किस हिस्से में किस मिनरल की कमी हो सकती है और उस तरीके से उसको पशु को मिनरल मिक्सचर जरूर दें। यानी क्षेत्रवार ये जानकारी मिल सकती है जी, ये क्षेत्रवार जानकारी है और अगर किसी वजह से नहीं भी है तो भी मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। अगर क्षेत्रवार जानकारी के अनुसार किसान मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं तो अवश्य दें, नहीं तो जैसे थोड़ा नमक वगैरह रहता है, किसान भाई जानते हैं इन बातों को, थोड़ा नमक जो है
वो भी बीच बीच में थोड़ा उनको चटा देना चाहिए पशुओं को। तो उस तरीके से, और पानी का भी ध्यान रखें, और पानी जो वो साफ पानी हो, ऐसा ना हो कई बार हम लोग क्या करते हैं, पानी पशु को उस तरीके से हो जैसे हम अपने लिए सोचते हैं। हम बहुत बार पशुओं को पोंड से, जहाँ बहुत सारी गंदगी बह के आती है, वहाँ पानी पिलाते हैं। जो हमारे जो तालाब वगैरह ऐसे रहते हैं, जोड़ वगैरह बोलते हैं कुछ जगह, जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसी जगह पानी पिला देते हैं, तो वहाँ से कई प्रकार के जो है रोग भी पशुओं में, जैसे पेट के कीड़े हैं, ये सब आ सकते हैं। तो पशुओं को हमेशा साफ ही पानी देना चाहिए। यानी स्वच्छता का ख्याल देखिए हमें रखना होगा, फिर चाहे आवास प्रबंधन की हम बात करते हैं या पशु के आहार को लेकर हम बात करते हैं, स्वच्छता हर जगह ज़रूरी है और इसका फ़ायदा आपको काफ़ी हद तक मिल भी सकता है। आपका जो पशु है वो निरोगी रहेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, प्रेम शंकर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हाँ सर, आ रहा है आवाज जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, मैं मुर्गी फार्म खोलना चाहता हूँ जी। तो जी सर, इसमें मेरे को लोन लेना पड़ेगा कि नगद में खोलूं, तो कैसे खोलूं, मेरे को उसका जानकारी कुछ दीजिए। जी चलिए, बिल्कुल। डॉक्टर वीके सिंह प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं पूरिया छत्तीसगढ़ से, और ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं, आवश्यकता इन्हें ऋण की भी होगी, किस तरीके से इनको ये ऋण की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, और इसके साथ एक सवाल मेरा भी, क्या अनुदान इनको यहाँ मिल सकता है सरकार के द्वारा या राज्य सरकार से? जी जी जी, देखिए प्रेम शंकर जी, मुर्गी पालन के लिए जो ऋण की व्यवस्था है, तो जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत के, हमारे हिंदुस्तान के, सभी को आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टैंडिंग गाइडलाइंस हैं। सभी जितने बैंक हैं वो सब के सब लोग इसमें लोन देते हैं, और इसका जो लोन है वो कृषि ऋण की कैटेगरी में आता है। उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम होता है। इसके साथ साथ में ये है कि और भी जैसे छोटी कुछ स्कीम्स होती हैं, बीडीओ लेवल की, सीडीओ लेवल की, इसके अलावा सीबीओ लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपए के आसपास तक का। इसके अलावा कुछ बड़ी स्कीम्स भी अभी 30,000 मुर्गियों की बर्ड्स का भी आया था पिछले उसमें लास्ट ईयर। अभी का तो खैर मेरे को आइडिया नहीं है कि वो शायद सस्पेंड हो गया है, क्या चल रहा है। लेकिन आप जो है जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वहां से आपको लोन मिल सकता है। नाबार्ड है इसमें, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट जी, है ना। इसके अलावा और भी एक दो एजेंसी है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये सब लोग भी इसमें ऋण देते हैं। ऋण देने की कहीं इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आपकी अप्रोच जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। बैंक ऑफिसर्स के साथ में आपका तालमेल ठीक होना चाहिए। रही बात अनुदान की, अनुदान का इसमें जो है, जो नाबार्ड है हमारा, जो नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट है, वो इसमें अनुदान देते हैं, और उनका कुछ अपना स्पेसिफिक कैटेगरीज बनी हुई है कि महिला उद्यमी है तो उसको 33% है, एससी उद्यमी है तो उसको भी 33% है, जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से अगर वो एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको फिर 25% के आसपास, ऐसे कुछ उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, तो वो सब देख लीजिएगा। बट ये कि इसमें लोन की सुविधा है, आसानी से लोन मिल जाता है, और उसमें लोन लेने के लिए आपको एक तो ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, ट्रेनिंग शुदा आप होने चाहिए। यानी हम प्रशिक्षण ले लेंगे तो जो ऋण में अगर हमें कुछ दिक्कत आ रही है तो वहां आपको आसानी होगी, क्योंकि बाकायदा प्रमाण पत्र आपको मिलता है जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, उसके आधार पर आपको बहुत सरल हो जाता है किसी भी बैंक से ऋण लेना। जब जानकारी आपके पास पूरी होगी तो क्षेत्र में आप और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, संतोष जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत संतोष जी आपका भी। क्या जानना चाह रहे हैं? गुजारिश करना चाहेंगे आपसे भी और तमाम दर्शकों से, जब भी आप सवाल पूछे उसमें टीवी सेट का वॉल्यूम आप कम रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हेलो जी संतोष जी, सवाल कर सकते हैं सर। हमारे गाय को खुरपका रोग हो गया है। खुरपका हुआ है जी? हाँ। कब से आप देख पा रहे हैं इसके लक्षण? सर आज तो हमारे लंगड़ी चल रही है थोड़ी। अच्छा, डॉक्टर शुक्ल जैसे बता रहे हैं, जैसे लंगड़ा बुखार का शायद कुछ लक्षण ही बता रहे हैं जी। नहीं, आपको अगर पक्का है कि खुरपका हुआ है, जैसे उसमें जो है पैरों में, अगर खुरपका के लक्षणों में हम जाएंगे, एक तो आप ये देख लीजिए कि संतोष जी कि आपने खुरपका मुंहपका का टीका कब लगवाया था, और दूसरे जो है आप ये देखिए कि खुरपका मुंहपका के जो लक्षण हैं
वो थोड़े साफ हैं और आराम से आप उनको पहचान सकते हैं। जैसे जो जीभ है, मुंह है, जो है उसमें छाले आ जाते हैं, इसलिए मुंह पका बोलते हैं। और जो खुर होते हैं, जो खुर इस तरीके से होता है, उसके बीच में जो ये जगह होती है उसमें जो है, उसमें भी जो है हम साधारण भाषा में छाले कह सकते हैं। वो थोड़ा वेसिकल बनती है, फिर वो फूट जाती है कई बार अगर उसको ध्यान ना दे तो। यानी छोटा छोटा घाव हम मान सकते हैं। जी, छोटा छोटा घाव। और बरसात में आप अभी अगर ऐसे हो गया है तो संतोष जी आप एक तो ये ध्यान रखें कि जो है बिल्कुल सूखा रखें पशु के नीचे। और पैर अगर जो है पैरों की सफाई फिनाइल से या किसी उसके घोल से आप करते रहें। और कई बार अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पैरों में कीड़े भी पड़ जाते हैं और वो थोड़े बड़े बड़े मैगट बोलते हैं उनको, वो जो है, इसलिए फिनाइल से जरूर साफ करें पैर वगैरह। और फिटकरी का पानी लेके आप जो है फिटकरी के पानी से मुंह वगैरह भी साफ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और उन्हें सभी पशुओं से अलग रखें और अपने पशु चिकित्सक को भी इस बारे में बताएं। अगर बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है या पशु चिकित्सक को लगता है कि इतनी जल्दी पशु को उतना आराम नहीं मिल रहा है तो उसे ये भी, क्योंकि कई बार क्या होता है खुरपका मुंहपका में पशु की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो कई बार दूसरे रोग, जैसे अगर कोई खुरपका मुंहपका से ग्रसित है तो गलघोटू उसको वैसे असर नहीं कर रहा है, मगर उस समय ज्यादा असर कर जाएगा, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है। जी, बाद में लगेगा कि गलघोटू रोग से जो है मृत्यु हुई है, लेकिन उसका जो कारण है पहले वो खुरपका मुंहपका रोग बन गया है। जी बिल्कुल। तो अगर ऐसा पशु चिकित्सक को लगेगा तो वो उसके साथ उसका एंटीबायोटिक देके, या तो एंटीबायोटिक से खुरपका मुंहपका में आराम नहीं लगेगा, लेकिन जो दूसरी बीमारियां रोग की प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से पशु में आ सकती हैं, उनको रोकने के लिए कई बार पशु चिकित्सक इस प्रकार प्रयोग करते हैं। मगर एंटीबायोटिक वगैरह अपने आप ना दें, क्योंकि उनका प्रयोग जो है बहुत सावधानी से हम लोग को करना चाहिए। जी बिल्कुल। यानी आपको लगातार निगरानी भी रखनी है, पशु की आपकी देखभाल आप करते रहें और जांच उसकी ज़रूर कराएं। जो पशु चिकित्सक हैं आपके निकटतम, आप उनसे अपने पशु की जांच ज़रूर कराएं, उसके बाद ही जो आगे का उपचार है वो आप शुरू कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं जगदम्बा जी? हेलो जी। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक गाय है जी, वह उसको बहुत सा देते हैं चोकर पशु आहार, लेकिन वो आप खाते नहीं है, उसके लिए क्या करें? कितनी उम्र है गाय की? जी, गाय की उम्र कितनी है और गाय की क्या स्थिति है? मतलब जो है वो दूध दे रही है या गाभिन है या ऐसे ही है? नहीं, ये दूध दे रही है सर, दूध दे रही है, दूध भी नहीं दे रही है इस समय, दूध भी कम कर दी है। हाँ, जब कम खाएगी तो दूध कम कर देगी। आपने अगर उसको पहले कीड़ों की दवाई नहीं दी है तो उसे एक बार जो है कीड़ों की दवाई पशु चिकित्सक के से परामर्श करके अवश्य दे दें। और कई बार जब पेट वगैरह में कीड़े होते हैं तो पशु सही से खा नहीं पाता है, और उसके साथ ही पशु चिकित्सक आगे भी जो है अगर उसे लीवर टॉनिक या कुछ तरीके का उसे लगेगा तो वो भी पशु को दिया जा सकता है जी। और जब वो सही खाने लगी तो दूध भी आपका उतना तो एकदम नहीं आता है जितना पहले होता है, मगर फिर भी काफी हद तक उसमें इजाफा हो सकता है। इजाफा हो जाएगा जी। साथ ही डॉक्टर अशोक, अगर हम अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी की बात करें, कितनी समस्या एक पशु के लिए और पशुपालक के लिए खड़ी कर सकते हैं? जी देखिए, ये रोग ऐसे हैं कि जो परजीवी हैं इनसे पशु की अधिकतर परजीवी रोग ऐसे हैं कि वो कई बार किसान भाई उसको पहचान नहीं पाते हैं जी। जैसे कोई दूसरी बीमार होती है, जो बुखार आया कुछ आया तो पशुपालक को पता चलता है कि तेरा पशु बीमार है। ये रोगों का सबसे बड़ी समस्या यह है कि रोग अंदर ही अंदर चलते रहते हैं जी, और पशु को धीरे धीरे खाते रहते हैं। पशु कमजोर हो जाएगा, पशु कम खाना खाने लगेगा, पशु उतना उसका उत्पादन नहीं रहेगा। तो इसलिए इसको नियम बना लें कि जो है जैसे बरसात हुई ऐसे हुई, जब भी आपको ऐसे लगता है जी, पशुओं को कीड़ों की दवाई दे देनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे किसान भाइयों को। जैसे टीकाकरण होता है तो अगर खुरपका मुंहपका का टीका लगना है तो उससे 15 दिन पहले एक कीड़ों की दवाई दे दें, तो जो टीके का असर होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर पशुओं में बहुत कीड़े हैं और आपने टीका दिया और पशु की प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी नहीं है तो सही टीका होने पे भी कई बार कोई पशु में उतना एकदम से बदलाव नजर नहीं आएगा।
तो कीड़ों की दवाई को कई बार खुरपका मुंहपका रोग से की टीका देने से पहले भी इसीलिए जो है बोला जाता है, ताकि टीके का भी प्रभाव उससे अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको देखभाल अपने पशु की करनी होगी। तमाम तरह की समस्याएं सामने आ सकती हैं, कई तरह के रोग हैं जिनसे आप अपने पशु को बचा सकते हैं, उसको निरोगी रख सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सदियों से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। खेती की समझ और किसानों की कड़ी मेहनत से आज भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। गंगा के मैदानी क्षेत्र जहां साधारणतः धान और गेहूं की खेती की जाती, और ये क्षेत्र देश की खाद्यान्न सुरक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परंतु यहाँ किसानों द्वारा समय के अभाव में धान के बाद गेहूं की बुआई हेतु खेत तैयार करने के लिए धान की पराली जलाई जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाने में भागीदार साबित हो रही है। पराली जी आके खेत खाली करने के लिए जलाते थे, हमें समस्या थी खेत खाली कैसे करें। किसानों को ये बात समझनी होगी कि 1 टन पराली के खेत में जलने से 5 किलो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 1.2 किलो सल्फर, 2.3 किलो फास्फोरस और 25 किलो पोटाश जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों का नुकसान होता है, जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। फिर अगली फसल के लिए चाहिए ज्यादा खाद, ज्यादा पानी। किसानों के 50-50 ग्रुप बना के और समझा रहे हैं कि पराली ना जलाओ, इससे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और इससे आपकी उर्वरा शक्ति भी कमजोर होगी भूमि की। यदि किसान पराली जलाना छोड़े और मशीनों के माध्यम से पराली को खेत में ही मिला दे, तो वही अच्छा फर्टिलाइजर बन करके आपकी जमीन को सुधारने में बहुत बड़ी मदद करेगा। इस जटिल और ज्वलंत समस्या का समाधान है ये आधुनिक मशीनें, जिनके इस्तेमाल से किसान अपने खेत की मिट्टी को उपजाऊ बना सकता है और खाद पर खर्च में प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए की बचत भी कर सकता है। हमारे गांव में धान की खेती अधिक होती है। अब से पहले यहाँ पराली जलाई जाती थी, परंतु अब पराली का प्रयोग किसान मल्चर द्वारा मिट्टी में मिलाकर खाद के प्रयोग में करते हैं। आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। पराली को निपटाने में सबसे जरूरी है कंबाइन हार्वेस्ट विद SMS, जो एक ही बारी में अनाज की कटाई कर देता है। इसके साथ लगा SMS फसलों के अवशेषों को और महीन काटकर पीछे फेंकता है। ये है हैप्पी सीडर, जो अपने नाम की ही तरह खुशी खुशी बिजाई करता है, वो भी बिना हल चलाए। फसल अवशेषों के निपटान के लिए मशीनों के जोड़े में हार्वेस्टर विद SMS के बाद मल्चर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जीरो ट्रिल ड्रिल से बिजाई आसानी से की जा सकती है। तीसरी तरह की मशीनों के जोड़े में हम हार्वेस्टर विद SMS के बाद पैडी स्ट्रॉ चॉपर की मदद लेंगे, जो धान के फांस की कटाई करके उन्हें छोटा करके जमीन में बिखेर देता है। फसल अवशेष बहुत छोटे होने से जल्दी जमीन में मिल जाते हैं और खाद बन जाते हैं। फिर जीरो ट्रिल ड्रिल से कम खर्च और कम समय में बिजाई हो जाती है। चौथे तरह के मशीन कॉम्बिनेशन में हार्वेस्टर विद SMS के बाद रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ गहरी जुताई करके नीचे की मिट्टी को ऊपर और ऊपर की मिट्टी को नीचे कर देता है, और इसके बाद रोटावेटर की मदद से एक ही जुताई में जमीन बिजाई के लिए तैयार हो जाती है, जो आलू जैसी सब्जियों की खेती के लिए आदर्श माना जाता है।
किसान पराली के प्रबंधन के लिए किसी भी मशीन की खरीदी करते हैं तो अनुदान मिलेगा 50%, और अगर कस्टम हायरिंग केंद्र लगाते हैं तो अनुदान मिलेगा 80%। केंद्र सरकार की तैयारी है कि पराली का प्रबंधन यहीं तक सीमित न रहे। योजना ये भी है कि फसल अवशेषों का इस्तेमाल घरेलू ईंधन और ऊर्जा के रूप में भी किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने और पराली नहीं जलाने के संकल्प को किसानों का साथ मिल रहा है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं पशुओं की देखभाल के बारे में और साथ ही मुर्गी पालन के बारे में। यहाँ खासतौर से डॉक्टर अशोक अगर बात की जाए, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम आप हमें जानकारी दे रहे थे कि ना सिर्फ आवास बल्कि आहार और तभी उचित प्रबंधन हम मान सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम देखते हैं जो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी आने लगती है। क्या ऐसे में ज़रूरी है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो जब नस्ल का चयन करते हैं तो वहाँ भी इस बात का ध्यान दें, क्योंकि कई पशु ऐसे हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है? जी, ये अवश्य देखिए, शुरू ही वहाँ से होता है। शुरू में पशु अगर हमारे जो अच्छी प्रजातियों के अगर नहीं होंगे, जैसे अगर हम अपने भारतीय गाय को देखें तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है अगर हम उसको बाहर वाली गायों से अगर कंपेयर करें, कंपेरेटिवली, मतलब ऐसे नहीं है कि उनकी नहीं होती है, उनकी होती है, बट उनकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है और किसी रोग से ग्रस्त, तो इसलिए वो पशु थोड़ा कम होते हैं जी। ऐसे विभिन्न प्रजातियां जो है, अगर आप स्वस्थ पशु होगा, जो बच्चा होगा वो भी स्वस्थ माता से पैदा हुआ होगा, उसमें कोई रोग माता पिता से नहीं आया है, तो उस प्रकार जो है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है जी। तो सबसे पहले हमारा पशु अच्छा होना, अच्छी उसका होना चाहिए, अच्छी नस्ल का होना चाहिए, फिर उसका आवास वगैरह ठीक होना चाहिए, खाने का प्रबंध सही होना चाहिए जी। और उसका जो इलाज वगैरह, जो अगर रोकथाम वाला जो इलाज है, जैसे टीकाकरण है, कीड़ों की दवाई है, वो अगर हम समय पे देते हैं, सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक पशुओं को रोगों से बचा सकते हैं और उसका उचित लाभ ले सकते हैं जी। काफ़ी लाभ देखिए हमें मिल सकता है। साथ ही डॉक्टर सिंह, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें लगातार ये बेहद ज़रूरी कि जितनी भी तैयारी हम करते हैं उसकी जानकारी पूरी रखें, उसके बाद ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल पहले हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो सर नमस्कार जी। ब्रिजपाल जी नमस्कार, क्या जानना चाह रहे हैं? सर जैसे क्या दिन भैंस होती है और कितने दिन होते, मतलब 3 महीने 7 महीने तक कीड़ों की दवाई दे सकते हैं? आप जानना चाह रहे हैं कि उसकी आयु, मतलब कितनी कम आयु में हम कीड़ों की दवाई दे सकते हैं? नहीं सर, जैसे क्या दिन भैंस है 7 महीने की है या 6 महीने की है। जी बिल्कुल, तो उसको कीड़ों की दवाई दें या ना दें? हाँ चलिए डॉक्टर अशोक, 7 या 6 महीने की अगर गाभिन पशु है, देखिए बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, बहुत एडवांस प्रेगनेंसी में कई बार कीड़ों की दवाई देना नहीं देते हैं, मगर जो है आप जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को जरूर दें, क्योंकि छोटे बच्चों को कीड़े से जो है ज़्यादा संभावना रहती है इन रोगों से ग्रस्त होने के बाद जी। उसके बाद बड़े पशुओं को जो है आप कुछ इंटरवल के बाद दें, जैसे बरसात में जरूर दें, और जो है जो गाभिन पशु हैं उनको भी हम दे सकते हैं, मगर अगर थोड़े बहुत दिन में ब्याने वाली है, बच्चा देने वाली है, तब हम जो है उसको ना दें तो ठीक रहेगा जी। उस तरीके से जो है हम सावधानी रख सकते हैं। साथ ही डॉक्टर अशोक, अगर हम जो हमारे गाभिन पशु हैं उनकी देखभाल की अगर बात करें, वहाँ पर किस तरह की देखभाल की आवश्यकता एक पशुपालक की रहती है? देखिए, जो गाभिन पशु है उसकी देखभाल की आवश्यकता दूसरे पशुओं की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहती है जी। उसका राशन भी जो है, जो राशन में जो कंसंट्रेट होता है, जैसे खली है, कुछ इसी प्रकार की और चीज़ें हैं,
वो थोड़ी अच्छी मात्रा में देनी चाहिए जी। उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कैल्शियम वगैरह, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है, एक मिल्क फीवर बोलते हैं, जो जब गाय या भैंस बच्चा देंगी उसके बाद जो है अगर उसमें उस समय कैल्शियम की कमी रहती है तो उसमें कई बार पशु जो है उठ ही नहीं पाता है, जो है, और किसान भाइयों कई बार उसका पता नहीं चलता है। तो कैल्शियम वगैरह की जो है तो उचित मात्रा होनी चाहिए, मिनरल्स की उचित मात्रा होनी चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि आप अभी खाली पशु का ही कोई आहार नहीं दे रहे हैं, उसके आने वाले बच्चे को भी दे रहे हैं। तो उस तरीके से उसकी मात्रा बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेट चीजें होती हैं जी, चूड़ी है, बहुत सारी चीजें अलग अलग किसान भाई अलग अलग स्थानों पे जैसे जहाँ जो उपलब्ध है वो देते हैं, तो उसकी मात्रा बढ़ा के देते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से आपको ख्याल रखना होगा जो पशु है उसकी सेहत का, और खास तौर से अगर पशु गाभिन है तो और ज़्यादा सतर्कता आपको, सजगता जो है वो वहाँ पर दिखानी होगी। डॉक्टर अशोक, अगर देखा जाए ना सिर्फ जो तमाम हमारे पशु हैं या दुधारू पशु हैं, और गाय भैंस के अलावा भी जो दूसरे पशुओं की अगर हम बात करते हैं, बकरियों की अगर हम बात करें या भेड़ की हम बात करें, जो एक आजीविका का माध्यम हम मान सकते हैं किसान के लिए, तो क्या ज़रूरी कि समय समय पर वहाँ भी जो है टीकाकरण कराएं हमारे किसान? जी देखिए, अगर हमारे पास चाहे एक पशु है, चाहे 2 पशु हैं, चाहे 100 पशु हैं, अगर हम पशु रख रहे हैं, पशु को हमें किसान भाइयों इस तरीके से लेते हैं कि जैसे कैश क्रॉप होती है। जैसे कोई किसान है जिसके पास जमीन उस तरीके से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, मगर जैसे अगर उसने बकरी पालन किया हुआ है तो उससे उसको बीच बीच में कुछ पैसा उसकी आमदनी में आता रहेगा। ऐसे गाय भैंस से जो है अगर दूध कोई उत्पादन से या उससे थोड़ा पैसा बीच में आता रहेगा, क्योंकि जो फसल होती है उसका एक समय होता है, उस समय जाके पहले आपको बहुत दिन तक लगाना है, उसके बाद फिर फसल से यानी साल भर आमदनी हमें मिल सकती है इसके जरिए। जी चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी चर्चा को अब आगे हम बढ़ाएंगे। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? माफ कीजिए, हरि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, हमें बकरी पालन की बीमारियों के बारे में चलिए, जो बकरी जानना था सर। जी, आप पालना चाहते हैं बकरी या पहले से? सर, बकरी पालन केंद्र खोलना था जी। तो बकरी पालन के बारे में, बीमारियों के बारे में सर, एक बकरी को दस्त लग गया अपने, तो कैसे क्या रख रखाव करना? चलिए बिल्कुल, हरि सिंह चौहान जी धार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं। जी, एक तो आप ये ध्यान रखें बकरी का, अगर दस्त लग गया तो दवाई देना आवश्यक हो जाता है, और जैसे मनुष्यों में रहता है पानी की कमी ना हो, ऐसे उनमें भी रहता है, जो पानी की कमी ना होने दिया जाए। उसके अलावा उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं बकरियों की जो आप टीकाकरण से रोक सकते हैं। जैसे एक बीमारी बोलते हैं PPR करके, वो PPR का टीका भारत में आराम से उपलब्ध है, हमारा अपना ही टीका है, हमें उसे बाहर से भी नहीं मंगाना पड़ता है, उसे अवश्य लगाएं जी। एंट्रोटॉक्सीमिया एक दूसरी बीमारी है, उसका भी टीका जो है, जो बकरी है, भेड़ है, उनमें लगवाना चाहिए। तो अभी तो जो भारतीय सरकार ने जो अभी जो परियोजना लाए हैं बीमारी की रोकथाम की, उसमें खुरपका मुंहपका का टीका भी जी बिल्कुल बकरियों में और भेड़ों में लगवा रहे हैं। तो ये सारे टीके जरूर लगवाएं, डीवर्मिंग कीड़ों की दवाई जरूर देते रहें, और जो है तो आपको बकरी प्रबंधन से काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, पशु रोग नियंत्रण के लिए बाकायदा हम मान सकते हैं तमाम योजनाएं हैं, जिससे जो पशुधन जब हम कहते हैं उसकी सार्थकता जो है वो हमारे सामने आ सके, और पशु स्वस्थ रहेगा तो और भी जो आमदनी है हमारी बढ़ सकेगी। यहाँ डॉक्टर अशोक, हम बात कर रहे थे जो जिस तरीके से पशु के साथ समस्याएं आती हैं, तमाम रोग और बीमारी लगते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हमारे जो पशुपालक हैं वो सजग रहें, अक्सर हम देखते हैं जैसे आपने कहा कि एक पशु से दूसरे पशु में भी संभावना रहती है संक्रमण की, लेकिन क्या इसके साथ साथ जो हम उनकी सेवा कर रहे हैं या रखरखाव कर रहे हैं, क्या हम मान सकते हैं कि मनुष्य को भी सावधानी यहाँ बरतनी चाहिए जब भी उनकी देखभाल हम कर रहे हैं? क्या वहाँ भी किसी तरह के संक्रमण का खतरा हो सकता है? जी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो पशुओं से पशुओं में ही होंगी जी, जो मनुष्यों में नहीं आती हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो पशुओं से मनुष्यों में आ सकती हैं, और इतना ही नहीं, कई बीमारियां ऐसी भी हैं जो मनुष्यों से पशुओं में भी जा सकती हैं जी। तो अगर पशु जो है किसी ऐसी बीमारियों से रोगग्रस्त है, जैसे ब्रुसेलोसिस है, ब्रुसेलोसिस का भी भारत सरकार का इसीलिए कार्यक्रम चल रहा है, बड़े स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, आपने अपनी वीडियो में भी दिखाया था जी,
कि जो है, ताकि क्योंकि ये पशुओं को भी प्रभावित करती है, उनका गर्भ गिरा देती है और वो मनुष्यों को भी प्रभावित करती है। ऐसी और भी कई सारी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक क्षय रोग, पहले हम मानते थे कि मनुष्य से मनुष्य में होता है, लेकिन अब हमें पता है कि पशुओं से मनुष्य में भी हो सकता है, पशुओं से मनुष्य में भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये सब बीमारियों का ध्यान रखें। जब रोगी पशु को हम जो है उसके वो देखभाल कर रहे हैं तो हम अपना भी ध्यान रखें और उसके बाद हाथ वगैरह ठीक से साफ करें और जो है अपना साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि कोई बीमारी पशु से हम में ना आ जाए। और जो दूध वगैरह भी लेते हैं, जैसे जो थन वगैरह उनको अच्छे से साफ करें दूध दोहने से पहले जो है, ताकि वहां से भी कई बार जो गोबर और ये होता है उसके कुछ कण दूध में आ जाते हैं, बहुत बार उसमें भी कोई बैक्टीरिया आ सकते हैं, जैसे ई कोलाई हैं, कुछ और हैं। तो ये सब हमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, इन बातों का ख्याल हमें रखना होगा। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरी भैंस एक जी सर, मेरे भैंस के मूरी में थन में सूजन सी रहती है। थन में सूजन रहती है? जी जी। चलिए, कितने दिन से सूजन थन में रह रही है? अभी हुई है? 5-6 दिन हो गए सर। अच्छा, 5-6 दिन। जी जी। सूजन सी रहती, क्या करें? जी, एक तो उसको जो है आप जो है दूध, एक तो अगर जितना वो दूध दे रही है दूध जरूर धोते रहें। अगर दूध उसमें रुक गया थन में तो फिर बाद में वो थन बंद हो जाता है, उसका जो छेद होगा वो बंद हो जाएगा और वो थन हमेशा के लिए खराब हो जाता है। जी। दूसरे, इसमें 5-6 दिन तक आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी भी इस तरीके की थन में सूजन की, दर्द की, लाल होने की, कभी भी आपको ऐसे परेशानी दिखाई दे तो आप तुरंत जो है, कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो थनों में डाल दी जाती है दूध निकालने के बाद। जैसे सुबह हमने दूध निकालना है, अच्छे से पहले हम थन साफ करें फिर दूध निकालें। ये भी ध्यान रखें कि जिस थन से वो आ रहा है, अगर उससे रक्त वगैरह आ रहा है तो उसे थोड़ा जो है मनुष्य को ना दें या उसको अलग निकाल दें। और उसके बाद थनों की अच्छे से सफाई करके कुछ दवाई ऐसे आती हैं जो थन में छेद होता है उससे अंदर चली जाएगी जी। और फिर वो शाम तक वहाँ रहेगी। थोड़ा हमें इसमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पशु जैसे दूध दे चुका होता है तो वो कई बार एकदम बैठ जाता है और बैठता है, वहाँ पे गंदगी हो सकती है, तो दूध धोने के बाद कुछ देर तक वो छेद थन का थोड़ी खुला रहता है जी। तो हम ये पक्का कर लें कि बिल्कुल साफ हो तभी पशु बैठे या कुछ देर तक वो ना बैठे। जी बिल्कुल। और ऐसे में एक लाल दवाई करके भी आती है, उससे भी पोटेशियम परमैंगनेट वो रहता है, बट लाल दवाई उसको हम लोग आम भाषा में लाल दवाई नाम से जानते हैं, तो उससे भी साफ सफाई रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर अशोक, हम देखते हैं एक पशुपालकों की धारणा ये होती है कि कृत्रिम गर्भाधान नहीं हमें कराना है। लगता है कि जो पशु है कहीं उसकी सेहत ना बिगड़ जाए या दूध उत्पादन क्षमता जो है वो कम ना होने लगे। किस तरीके से जो भ्रांति है ये दूर हो सकती है? और क्योंकि लगातार केंद्र सरकार की भी कोशिश ये रही है कि इसको बढ़ावा दिया जाए उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। जी देखिए, एक तो अभी भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी इस बात पे, पूरे पशुपालन विभाग पर इस बात पे बहुत जोर है कि हमें किसान भाई हमारे कृत्रिम गर्भाधान की तरफ अपना रुख करें, और वो कर भी रहे हैं। पहले उतने किसानों को जानकारी नहीं थी जितने अभी हैं। दूसरे, जब भी जो दूसरा प्रश्न आपका था कृत्रिम गर्भाधान से दूध में गिरावट आई, क्या कृत्रिम गर्भाधान का दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो दूध जो उत्पादन हो रहा है जिस पशु से, वो उस पशु को, वो पशु किस प्रजाति का था, उसका खान पान कैसा था, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इस सब पे निर्भर करेगा। गर्भाधान से जो फर्क पड़ेगा, जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चा होगा, आपने किस प्रकार का सीमेन लेके कहां से उसको गर्भाधान कराया है, उस पे निर्भर करेगा। और उसमें ये भी एक अच्छी बात है, जब आप राज्य सरकारों से या उनसे लेते हैं, जो आप गर्भाधान करा रहे हैं वो अच्छे उनका जो है होता है, और आप उनको बताइए कि मेरी गाय या मेरी भैंस इस प्रजाति की है और मैं जो है इसी का जो है इसको जो है इसी से मेरे को इसको कृत्रिम गर्भाधान कराना है जी। तो वो क्योंकि वो अच्छी नस्ल के पशु से लिया गया होता है,
तो जो अगली नस्ल आएगी, जो बच्चा होगा, वो उसमें पहले से गुण और अच्छे होंगे। कुछ माँ के गुण आएंगे और जो पिता की तरफ से जो गुण आते हैं वो भी अच्छे गुण आएंगे। जी, तो ये देखिए कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है कृत्रिम गर्भाधान से। लेकिन यहाँ पर जागरूकता की अगर बात की जाए डॉक्टर अशोक, क्या हम मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग माध्यम से जागरूक किया जा रहा है पशुपालकों को भी, और जिस तरीके से देखा जाए दूध उत्पादन में हम पहले पायदान पर काम कह सकते हैं कि वहीं पर स्थिर हैं हम लगातार, लेकिन जब उत्पादन की बात हम करते हैं, उत्पादकता को देखते हैं, वहाँ थोड़ा सा अंतर हमें नज़र आता है। देखिए धीरे धीरे जो पहले से है अभी काफ़ी प्रभाव, अभी काफ़ी फर्क आया है जी। पहले से जो है किसान जैसे जो अभी तकनीकें हैं उनकी तरफ को जाने लगे हैं जी। और जो लाभ की और उसकी बात होती है, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले किसान भाई मुर्गी पालन के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहा है जी, उत्पादकता के समय उससे पहले उसे ये देखना है कि उसका मार्केट क्या है। उसका कारण बताता हूं, जैसे डीके सिंह साहब ने बताया कि ब्रॉयलर है, मीट पर्पज के लिए, मांस उत्पादन के लिए है। अगर आपका जो है आज मुर्गी जो है जो मांस उत्पादन के लिए आपको लगता है कि आज आपको ये बेचनी है, आज अधिकतम वजन उसका हो गया जो उसके लिए रिकमेंडेड है, अगर वो 4 दिन आपके पास और रुक जाती है। पहले क्या होता है, जब छोटा चूजा होता है और वहां तक पहुंचने में उसका वजन काफी तेजी से बढ़ता है। शुरू में कम खाती है, वजन बढ़ता है जी। फिर वो जितना खाती है उस हिसाब से वजन बढ़ता है। एक समय ऐसे आता है कि वो खाती रहती है और वजन उतना नहीं बढ़ता है। तो जितने ज्यादा दिन किसान भाई उसको रख लेगा उतना उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुर्गी में खाने पे काफी खर्चा आता है जी। तो पहले मार्केट देख ले, बाजार में उसके देख लेके जो है आप अपने उत्पाद को कहाँ लेके जाएंगे, यानी बाजार की जानकारी होना भी वो जरूरी बहुत है। आवश्यक है। वो दूध में भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। जो हम वैसे दूध हमारे किसान भाई देते हैं, बेचते हैं, और जहाँ पे कोऑपरेटिव वगैरह और कहीं अच्छे माध्यम है या उसी दूध को प्रोसेस करके बेचा जाता है, तो वो उसकी अच्छी कीमत मिलती है। और खासतौर से प्रसंस्करण के लिए भी हम मान सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को फायदा हो सके। फिलहाल डॉक्टर अशोक, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर डीके सिंह, आपने भी लगातार हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे मुर्गी पालन क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। अब चलिए आपको जल्दी से हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से आपको हम बताएंगे जो युवा हैं उनका कृषि के प्रति आकर्षण क्या स्थिति है, और आलू की अगेती खेती और बीज प्रबंधन। इसके अलावा आप हेलो किसान की ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कर सकते हैं हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और आखिरी विकल्प आप सभी जानते हैं, डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप नोट कर लीजिए। ये नंबर है 180011116060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। मिट्टी में मिला इनका पसीना भी और खून भी। सपनों ने सोने ना दिया, खुद से लड़कर जीती है बाजी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। एक लो जो जली रोशनी बढ़ चली। अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे।
तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा। 9 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। इन दोनों में सूरज है कौन? कभी अवतार, कभी अशोक। कभी अवतार, कभी अशोक। मतलब अब तो हमारा मन आपके यहाँ सोहर गाने को बेचैन हो रहा है। आप ये क्या कह रही हैं? सोहर तो तब गाते हैं ना जब घर में किलकारियाँ गूंजती है। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।